मैंने एक अच्छे खाते पीते परिवार में जन्म लिया था। हम 2 ही भाई बहन थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मैं छोटी थी। मेरे मम्मी पापा की मुझ में जान बसती थी। मैं तो पापा की लाडली थी ही, मम्मी की भी बहुत ज़्यादा लाडली थी। लेकिन भाई हमेशा मुझसे चिढ़ा करता कि वह मम्मी के ज़्यादा लाडले हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि पापा मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं, इसलिए वह ज़बरदस्ती ही मम्मी के लाडले बन बैठे थे। हालांकि सच तो यह था कि मेरी माँ की भी मुझ में जान बसती थी। प्यार तो वह भाई को भी करते थे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल कांच की गुड़िया की तरह रखते थे। हम दोनों बच्चे अपनी मम्मी पापा की पूरी दुनिया थे। बचपन से ही हंसते खेलते नोक झोंक करते गुजर गया। हम अपनी ही दुनिया में मगन थे। बाहर की दुनिया कितनी बुरी है, वहाँ के लोग कितने खुदगर्ज हैं और बाहर की दुनिया में कैसे भेड़िए बसते हैं, इस बात से हम अनजान थे। मुझे नहीं पता था कि रिश्ते कैसे कैसे रूप बदल लेते हैं। समय आने पर सगे रिश्तों का भी खून सफ़ेद पड़ जाता है। मैं तो इस बात से अनजान थी। हम लोग बहुत ज़्यादा तो अमीर नहीं थे, लेकिन हमारा गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा था। मेरे पापा एक बैंक में जॉब करते थे और मेरी मम्मी घरेलू औरत थी। उन्होंने अपना पूरा समय हम दोनों भाई बहन पर निछावर कर दिया था। मेरे मम्मी पापा हम दोनों को पढ़ा लिखा कर समाज का एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। हमारे घर में पैसों की रेल पेल तो नहीं थी, लेकिन आपसी मेल जोल और प्यार मोहब्बत की खूब रेल पेल थी। उन्हीं दिनों में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था और खूब दिल लगाकर पढ़ाई किया करती थी। पढ़ने का मुझे बचपन से ही बहुत शौक था और मेरे इस शौक को देखते हुए मेरे पापा भी जी जान से मुझे पढ़ाने में लगे हुए थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं डाली थी। हालांकि पापा की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी पापा मेरे और मेरे भाई की पढ़ाई का खर्चा उठा ही रहे थे। भाई उस समय अपने कॉलेज के आखिरी साल में थे। पढ़ाई के साथ साथ वो एक छोटी सी नौकरी भी कर रहे थे, जैसे कि वह अपना खर्चा खुद उठा सके। भाई को पढ़ा लिखाकर ऐसा इंसान बनाना चाहते थे जिसे लोग दूर से ही देखकर सलाम ठोके। भाई अपनी मौजूदा ज़िंदगी से खुश नहीं थे। वह तो बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहते थे। वह पापा से हमेशा कहते हैं कि पापा इस इलाके को छोड़कर किसी अच्छे से एरिया में मकान ले लेते हैं, लेकिन अभी हमारे हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। मेरी मम्मी भी भाई को समझाती थी कि मेहनत करना अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक नहीं कि उन्हें पूरा ना किया जा सके। लेकिन भाई पर तो जुनून सवार हो गया था कि वह अपनी ज़िंदगी बदल कर रहेंगे और एक बहुत ही ऐश भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। समय धीरे धीरे ऐसे ही गुजरा और भाई की पढ़ाई पूरी हो गई। इधर उधर हाथ पैर मारने से भाई को एक बहुत ही अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। सैलरी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फ़िलहाल भाई अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इत्मीनान हो गया था भाई को। उसी समय मेरे लिए भी अच्छे घरानों से रिश्ते आने लगे थे, लेकिन पापा फ़िलहाल अभी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। पापा ने साफ कह दिया था कि पहले मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, उसके बाद उसी के ऊपर होगा कि वह अभी शादी करना चाहती है या नहीं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने पापा के हाथों में दे दिया और फिर एक दिन एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मेरे लिए आया। मेरे पापा तो इस रिश्ते को लेकर दंग हो गए थे, क्योंकि रिश्ता बहुत ही अच्छा था। हैसियत में हमसे कई गुना ज़्यादा था। करोड़ों की जायदाद के मालिक थे वह लोग। पापा इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, क्योंकि एक तो अनजान लोग थे, कोई ज़्यादा हमारी उनसे जान पहचान नहीं थी। बस रिश्ते कराने वाली ने यह रिश्ता लगाया था। दूसरे हैसियत में भी हमसे बहुत ज़्यादा थे। पापा इसी सोच विचार में थे कि आखिर इतने अमीर लोग हमारे घर रिश्ता लेकर क्यों आए। माना कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन सुंदर लड़कियां तो उनकी सोसाइटी में भी मिल सकती थी। पापा इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भर रहे थे, क्योंकि पापा का मानना था कि मैं अपनी बेटी की शादी अपने जैसे लोगों में करूँगा, जिससे कि वो वहाँ अच्छे से बस सके और मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो। बड़े बड़े घरानों में जाकर पता नहीं मेरी बेटी को कैसे कैसे ताने सुनने पड़ेंगे और पता नहीं मेरी बेटी वहाँ एडजस्ट हो भी पाएगी या नहीं। लेकिन वह लोग जिद पर अड़े हुए थे, कह रहे थे कि हमें आपकी बेटी पहले ही नज़र में भा गई है। हम अपने बेटे का रिश्ता करेंगे तो आपकी बेटी से ही करेंगे, क्योंकि हमारे बेटे ने आपकी बेटी को देख लिया है और वह जिद पर आया हुआ है कि शादी तो मुझे इसी लड़की से करनी है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मैंने तो उनके बेटे को कभी नहीं देखा था, फिर भला उसने मुझे कहाँ देख लिया। वो इंसान मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने माता पिता के हाथों में सौंप दिया था, और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे वह मेरी भलाई के लिए ही लेंगे।
और फिर आखिर बहुत ही सोच विचार के बाद मम्मी पापा दोनों ही इस रिश्ते के लिए मान गए। दोनों ने सोचा कि शायद भगवान ने उनकी बेटी को एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी देने के लिए यह रिश्ता उनके घर भेजा है। जो ऐशो आराम उनकी बेटी को इस घर में ना मिल सके वह शायद वह अपनी ससुराल में जाकर करेगी। और यही सोचकर मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए मान गए। और फिर मेरे ससुराल वालों ने रिश्ता पक्का कर लिया और कहा कि हम मंगनी जल्दी ही करेंगे, उसके बाद शादी भी जल्दी ही करेंगे, क्योंकि मेरा होने वाला पति बाहर के देश में काम करता था, इसलिए मंगनी और शादी से फ्री होकर वह जल्द से जल्द अपने काम पर लौटना चाहता था। पापा ने लड़के से भी बात की थी। पापा ने लड़के को देखा तो नहीं था, लेकिन बस फ़ोन पर बात हुई थी और पापा को बहुत सुकून मिला था लड़के से बातचीत करके, क्योंकि लड़के ने बहुत ही शालीनता के साथ पापा से बात की थी। और यही सोचकर पापा खुश थे कि चलो मेरी बेटी को जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है वह बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। कुछ ही समय बाद बहुत ही धूमधाम से मेरी मंगनी हो गई। अब मम्मी को भाई की शादी की फिक्र लग गई थी। मम्मी का मानना था कि सुमन के जाते ही अगर मेरी बहू इस घर में आ जाए तो उस घर में तन्हाई का एहसास कम होगा। और मम्मी यह भी चाहती थी कि उनके जीते जी उनके दोनों बच्चों की ज़िंदगियां सेट हो जाए। भाई शादी के लिए नहीं मान रहे थे, क्योंकि वह अभी अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे और मेहनत करना चाहते थे और ज़्यादा पैसा कमाने चाहते थे। लेकिन मम्मी की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। मेरी मंगनी के 1 महीने बाद ही मम्मी ने भाई की शादी कर दी। भाई अब अपनी नई ज़िंदगी में बिजी हो चुके थे। मैं भी अपने आने वाली ज़िंदगी को लेकर सपने सजाने लगी थी, लेकिन उन लोगों का अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। पहले तो वह लोग शादी जल्दी करना चाहते थे, लेकिन फिर मंगनी करने के बाद ही राज दुबई चला गया था। उसके दोबारा लौट कर आने पर ही शादी होना तय किया गया था। मेरे मम्मी पापा को इस बात पर भी कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि वह तो खुश थे कि अभी उनकी बेटी उनके साथ कुछ दिन और रह सकती है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी। मम्मी पापा किसी काम से मार्केट गए हुए थे और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक था कि उन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मम्मी पापा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मैं चीखें मार मार कर रो रही थी। पापा पापा चीख रही थी, कभी मम्मी को उठा रही थी, लेकिन वह दोनों तो बहुत ही गहरी नींद सो चुके थे। उन्हें अपनी लाडली बेटी की चीखें सुनाई नहीं दे रही थी। भाई ने जैसे तैसे मुझे संभाला था। शुरू शुरू में भाई और भाभी का रवैया मेरे साथ ठीक रहा, लेकिन फिर भाई और भाभी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए। उन्हें अब मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैं पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहती, मम्मी पापा को याद करती और रोती रहती। 2 दिन खाना नहीं खाती, तब भी किसी को कोई परवाह नहीं थी। कोई पूछने वाला नहीं था कि सुमन तुमने खाना खाया या नहीं। भाई को तो जैसे मम्मी पापा के जाने का कोई असर ही नहीं हुआ था। वह तो अपनी ज़िंदगी में सेट हो गए थे। धीरे धीरे मम्मी पापा के दुख से तो उभर आई थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी की तन्हाई का क्या करती। भाभी ने मुझे घर की नौकरानी बना लिया था। पूरा दिन घर का काम करती। भाभी को बेड से नीचे पैर भी नहीं रखने देती। तब कहीं जाकर भाभी मुझे इस घर में रहने दे रही थी, नहीं तो अब तक वह मुझे इस घर से कब का हाथ पकड़कर निकाल चुकी होती। भाई ने जो पहले कभी मुझे हथेली का झाला बनाकर रखा था, अब उसने भी मुझसे नज़रें फेर ली थी। कभी कभी तो जरा जरा सी बात पर मुझे डांट दिया करता। अपनी पत्नी की ही साइड लेता, उसी के आंखों से देखता, उसी के कानों से सुनता। उसे तो यह भी एहसास नहीं था कि मम्मी पापा ने मुझे कितने लाड प्यार से पाला था, और आज उनकी वही लाडली बेटी कैसे रातों को सिसक सिसक कर रोती है और उनको याद करती है। अगर भाई मेरा थोड़ा सा दुख बांट लेता तो शायद मैं मम्मी पापा के दुख से जल्दी उभर आती। लेकिन अब तो जैसे ज़िंदगी में सारी खुशियां ही मुझसे मुंह मोड़ चुकी थी। और फिर एक दिन एक और टेंशन ने आ घेरा। भाई जिस कंपनी में काम करते थे वह भाई को अपनी तरफ से विदेश भेज रहे थे। भाई का पैकेज भी बढ़ा दिया गया था, लेकिन भाभी ने जिद बात रखी थी कि वह भी भाई के साथ जाएंगी। भाई मना कर रहे थे, लेकिन भाभी जिद पर अड़ी हुई थी और फिर आखिरकार भाभी ने मनवा कर ही दम लिया। मैं जो अंदर ही अंदर डर रही थी कि भैया भाभी के जाने के बाद मेरा क्या होगा, यह सुनकर और भी ज़्यादा काँप गई कि भैया भाभी को साथ ले जाने के लिए मान गए थे और उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मैं उनके जाने के बाद अकेली कैसे रहूँगी। वहाँ जाने के लिए भाभी का जो खर्चा आता उसे भाई को खुद ही उठाना पड़ता। भाई का खर्चा तो कंपनी वाले उठा रहे थे, लेकिन भाभी के खर्चे के लिए भाई को पापा का मकान बेचना पड़ा और मकान के बिकते ही मैं और भी ज़्यादा बेघर महसूस करने लगी थी।
लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल भी गलत थी। भाई मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, भाई मेरे बारे में सोच रहे थे। उन्होंने मेरे ससुराल फ़ोन किया और कहा कि जल्द से जल्द शादी करो, मुझे विदेश जाना है। लेकिन मेरे ससुराल वालों का कहना था कि अभी हम शादी नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, जब राज दुबई से वापस आएगा तभी हम शादी के बारे में सोच सकते हैं। मेरे ससुराल वालों का जवाब सुनकर कुछ समय के लिए भैया भाभी खामोश हो गए, लेकिन मुझे नहीं पता यह खामोशी तूफान के आने के पहले की खामोशी है। इस बात को अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि हमारे घर कुछ लोग आए। भाभी ने मुझे किचन में लगा दिया कि उन लोगों के खातिरदारी के लिए तैयारी करो। मैं बिना कोई सवाल जवाब किए किचन में लग गई और जब नाश्ते की भरी ट्रे लेकर मैं बाहर आई तो उन लोगों में मौजूद औरतें मुझे बहुत ही घूर घूर कर देख रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उनमें से एक औरत ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और मुझसे अजीब अजीब से सवाल जवाब करने लगी। मैं भाभी का चेहरा देखने लगी। भाभी ने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया कि यह लोग जो पूछ रहे हैं उनका जवाब दो, और खुद मुस्कुराकर दूसरी औरतों से बातों में लग गई। मैंने जैसे तैसे करके उन औरतों के सवालों के जवाब दिए और फिर कुछ देर बाद उन औरतों ने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखते हुए कहा कि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। यह बात सुनते ही जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मैं हक्का बक्का से भाभी का चेहरा देखने लगी, लेकिन भैया भाभी ने मुझे ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे मेरी कोई उनकी नज़रों में हैसियत ही नहीं है। जो कुछ करना है वह मेरे लिए करके ही रहेंगे। जो उन्होंने मेरे लिए फैसला ले लिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। भैया भाभी के कठोर दिल पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कैसे मम्मी पापा के रिश्ते को तोड़कर मेरे लिए कोई और नया रिश्ता देख सकते थे। पापा इस रिश्ते को लेकर कितना खुश थे कि भगवान ने चाहा तो मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी, और भाई ने एक पल में पापा के तय किए हुए रिश्ते को तोड़ दिया था। और फिर मेरा रिश्ता वहाँ से तोड़कर दूसरी जगह तय कर दिया गया था, क्योंकि भाई को जल्द से जल्द मुझसे पीछा छुड़वा कर दूसरे देश जाना था और वह मेरी जिम्मेदारी अपने गले में अब और बात कर नहीं रख सकते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे पीछा छुड़ाने की सबसे अच्छी तरकीब यही सोची कि मेरा मंगेतर तो बाहर देश में है, इसलिए मुझे किसी दूसरे आदमी के पल्ले बांध दिया जाए और फिर जिम्मेदारी से जान छुड़ा ली जाए। यह सारी बातें मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी गवारा नहीं किया गया था, और मैं जैसे पत्थर बनी अपनी जगह जमकर रह गई थी। मेरे पुराने ससुराल वालों को जब यह खबर पता चली तो उन्होंने बहुत शोर मचाया कि हम अपनी होने वाली बहू को किसी और की बहू नहीं बनने देंगे। हम अपनी बहू को अपने बेटे की पत्नी बनाकर रहेंगे, क्योंकि यह मेरे बेटे की पसंद है। लेकिन मेरी सास की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। भैया भाभी ने उनकी एक ना सुनी, बल्कि उनको बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। मैं यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, बस रोती सिसकती रह गई। मगर मेरे रोने की परवाह ही किसे थी। मेरे भाई भाभी तो मेरी तरफ से पूरी तरह से आंखें बंद किए बैठे थे। कुछ दिन बाद भाई ने बहुत ही सादगी के साथ मेरी शादी कर दी। जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी वो ना सिर्फ एक गरीब था, बल्कि शैतान नियत तो उसके चेहरे से टपक रही थी। मैंने फेरों के समय एक नज़र उस आदमी की तरफ देखा था, मगर उसकी लाल अंगारे आंखें देखकर मुझे अपने शरीर में कपकपी सी महसूस हुई थी, और मैं वहीं बैठी दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर रो रही थी। मेरे माँ बाप का पसंद किया गया इतना अच्छा रिश्ता तोड़कर भाई किसी बहुत ही अजीब अनजान आदमी से मेरी शादी करवा रहे थे। यह देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मेरे भाई और भाभी मेरी शादी को लेकर बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी मुझसे जान छूट रही थी, वह भी हमेशा के लिए। अब वह दोनों आराम से दूसरे देश जाकर अपनी ज़िंदगी आज़ादी से बसर कर सकते थे। अब उनके ऊपर मेरा कोई भी या किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं था। कुछ देर बाद ही पंडित जी आ गए थे, और फिर फेरों के बाद विदाई का शोर मचने लगा। मुझे अपने दिल की धड़कनें रुकती हुई महसूस हो रही थी। लाल जोड़े में सजी बैठी मैं कोई मासूम सी गुड़िया लग रही थी, मगर मेरा पति मुझसे दोगुनी उम्र का था। औरतें खामोशी से इस बारे में एक दूसरे से बोल रही थी, मगर मेरी भाभी के सामने बोलने की किसी की हिम्मत ना थी। जब फेरे हो रहे थे तो मेरी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर स्वीकार कर लिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अभी मेरी किस्मत में इसे भी कहीं ज़्यादा बुरा होना लिखा था। कुछ देर बाद भैया भाभी ने मुझे अपने घर की दहलीज से विदा कर दिया। मैं भैया भाभी की दहलीज को छोड़कर जब बाहर आई तो बाहर ही एक पुरानी सी टैक्सी खड़ी थी जिसमें मुझे विदा होकर जाना था। वह टैक्सी किसी और की नहीं बल्कि मेरे पति की ही थी। मेरे पति के साथ आए हुए तमाम मेहमान हमारे घर से अपने अपने घरों को चले गए थे। अब मुझे अकेले ही अपने पति के साथ
उनके घर जाना था। मैंने इसको भी अपनी किस्मत का लिखा समझकर आंखों में आए आंसू पोंछे और चुपचाप टैक्सी की तरफ कदम बढ़ा दिए। अभी टैक्सी घर से कुछ दूर ही चली थी कि हमारी टैक्सी के सामने कुछ किन्नर लोग आ गए और हाथ से टैक्सी को रोकने का इशारा किया। मेरे पति ने समझा कि कोई सवारी है जो टैक्सी के इंतजार में खड़ी है। मेरे पति ने रोककर उन्हें बताना चाहा, इस वक्त वह कोई सवारी नहीं ले जा सकते। पति ने टैक्सी रोकी तो सामने कुछ किन्नर खड़े हुए थे। मुझे उन लोगों को देखकर डर सा महसूस हुआ और मैंने अपना घूंघट और आगे को खींच लिया। उन लोगों ने मेरे पति को इशारे से बाहर बुलाया। मेरा पति नीचे उतर उनसे कुछ बातें करने लगा। वह लोग बार बार मेरी तरफ इशारा करते और कुछ कह रहे थे। मुझे उनकी बात तो समझ में नहीं आ रही थी, मगर मुझे उन लोगों के बात करने के तरीके से बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। कुछ और देर बाद मेरे पति वापस टैक्सी में आया और वह किन्नर भी टैक्सी में बैठ गए। मैं खामोशी से सिर झुकाए बैठी रही। मुझे लगा कि शायद मेरे पति ने कोई सवारी पकड़ ली है, अब वह उन्हें उनके घर उतार देगा। लेकिन काफ़ी देर बाद टैक्सी अंधेरी गलियों में दौड़ने लगी। मैं हैरानी से इस इलाके को देख रही थी। यह बहुत ही पुराना सा इलाका था, जहाँ की गलियाँ बल्कि घर भी पूरे टूटे फूटे थे। मुझे अपना नया नवेला पति कुछ घबराया हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेचैनी की बात यह थी कि वह किन्नर लोग अब भी हमारी टैक्सी में मौजूद थे और उन लोगों की मौजूदगी से मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद टैक्सी एक बहुत ही पुराने से मकान के सामने रुकी। सबसे पहले टैक्सी से वह लोग उतरे, उसके बाद मेरे पति ने उतरकर मेरी तरफ का दरवाज़ा खोला और अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ उन लोगों के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। मैं वहीं खड़ी सोच विचार में गुम थी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, यह कौन सी जगह थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ सका। मुझे इस समय सिर्फ इतना ही समझ आया कि शायद मेरा पति यहीं रहता है, इसलिए मैंने भी धीरे से उनके साथ ही कदम बढ़ा दिए। कमरे से घर के अंदर कदम रखते ही सामने एक बड़ा सा बागान मौजूद था, जिसमें कई तरह के पेड़ लगे हुए थे। वहाँ खूब हरियाली थी। मैं जाकर आंगन के बीच में खड़ी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। नई नवेली दुल्हन का स्वागत करने के लिए यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था और ना मेरे पति का कुछ अता पता था। मेरा पति कहीं घर के अंदर ही गायब हो चुका था। पता नहीं वह कौन से कमरे में घुस गया था। मैं हैरान और परेशान थी, आंगन के बीचों बीच खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद मेरा पति सामने वाले कमरे से बेहद घबराया हुआ सा बाहर आया और मुझे कहा कि मैंने तुम्हें इन लोगों के हाथों भेज दिया है। पति के मुँह से यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे कदमों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। ऐसा मुझे अपने पैरों पर खड़े रहना भी मुश्किल महसूस होने लगा और मैं हैरत से उस बेदर्द इंसान को देख रही थी जिसमें अपनी नई नवेली पहली रात की दुल्हन को उठाकर किन्नरों के हवाले कर दिया था। यह दुनिया और इस दुनिया के लोग इस कदर जालिम हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा मुझे आज हो रहा था। बहुत ही मुश्किल से मेरे गले से आवाज़ निकली कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मगर अब मेरे पति के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर शैतानी चमक थी। उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर मुझे दिखाया और कहा, पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने उसे याद दिलाना चाहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मगर उसने उसी वक्त तलाक के पेपर मेरे हाथों में थमा दिए। कहने लगा, यह लोग तो पता नहीं कब से तुम्हारे इंतज़ार में बैठे थे। इन लोगों ने तो मुझसे छुटकारा दिलाने के लिए तलाक के पेपर भी तैयार करवा कर रखे थे। मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। यह कहकर वो वहाँ से निकल कर चला गया। मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा था। जब कुछ होश आया तो मैं उसके पीछे भागने लगी, मगर वहाँ मौजूद एक किन्नर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, मगर मेरे पति ने मेरी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह वहाँ से निकलता चला गया। मेरा पूरा शरीर डर की वजह से थर थर काँप रहा था। मेरी आंखों में खौफ उतर आया था। मैंने खौफज़दा नज़रों और कांपते शरीर के साथ उन लोगों की तरफ देखा, मगर वह लोग तो मुझे बहुत ही सम्मान के साथ देख रहे थे। उनके चेहरों पर मेरे लिए प्यार ही प्यार था। उनमें से एक मुझे एक कमरे की तरफ लेकर गया। यह घर जिस कदर टूटा फूटा और पुराना था, अंदर से कमरे बहुत ही अच्छे थे। वह लोग मुझे एक कमरे में लेकर आए। बहुत ही खूबसूरत कमरा था। कमरे में किंग साइज़ का बेड मौजूद था। उस कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मैं इस कमरे को देखकर पल भर के लिए तो हैरान रह गई, मगर मैं यहाँ कैसे रह सकती थी। अगले ही पल इस सोच ने मुझे हिला कर रख दिया। मेरे सामने 3 लोग बहुत ही सम्मान के साथ हाथ बांधे खड़े थे। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, भगवान के लिए
मुझे मेरे घर जाने दो, मैं यहाँ तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती, मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ, फिर भला मैं तुम लोगों के साथ कैसे रह सकती हूँ। उसमें से एक आगे बढ़ा और कहने लगा कि आप कहीं नहीं जा सकती, आप हमारे पास किसी की अमानत के तौर पर सुरक्षित हो। जब तक आपको लेने आपका असल हकदार नहीं आ जाता, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे मेरे भाई भाभी के पास जाने दो, मगर वह लोग इस बात पर भी राज़ी नहीं हुए और कहा कि वह मेरे भाई और भाभी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक बार गलत फैसला ले चुके हैं। अगली बार भी वह तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए किसी ऐरे गहरे राह चलते से तुम्हारी शादी करवा कर तुमसे पीछा छुड़वा लेंगे। इसलिए तुम अपने भैया भाभी के घर भी सुरक्षित नहीं हो। हमारा विश्वास करो, हमारे पास तुम बहुत ही सुरक्षित हो। तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की कोई आँच नहीं आएगी। जब तक तुम अपने असल हकदार के पास नहीं पहुंच जाती, तुम हमारे पास ही रहोगी। उन लोगों की बातें मुझे हैरान कर रही थी। आखिर यह असल हकदार कौन था? मैं इस असल हकदार के बारे में नहीं जानती थी, मगर उनकी बातें मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी और उनकी बातें सुनकर मैं डर भी रही थी। मैंने उन्हें बहुत कहा, बहुत हाथ जोड़े कि मुझे मेरे घर जाने दो, लेकिन उन लोगों पर मेरी बातों का कोई असर ना हुआ और फिर वह लोग मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। मैं वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद एक किन्नर कमरे में दाखिल हुआ और मुझे दुल्हन के जोड़े में देखकर कहने लगा कि उठकर आराम से कपड़े पहन लो। उसने मेरे हाथ में एक ड्रेस थमाते हुए कहा। उसके जाने के बाद मैंने अपने आंसू पोंछे और उठी, अपने जेवर उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे। जेवर के नाम पर सिर्फ मेरे कानों में सोने की 2 छोटी छोटी ईयररिंग थी, हाथों में कांच की चूड़ियाँ, बाकी सब आर्टिफिशियल था। यह बालियाँ मेरी माँ की निशानी थी और उन्हें मेरे अपने पास बहुत ही सहेज कर रखा था। बाकी तो भैया भाभी ने मुझे जेवर के नाम पर एक कील भी नहीं दी थी। मैंने दुल्हन की ड्रेस उतारकर हल्का फुल्का सा सूट पहन लिया। खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी एक किन्नर खाने की थाली लेकर दाखिल हुआ। उस थाली में तरह तरह के खाने परोसे गए थे। उसने थाली मेरे सामने रखते हुए बहुत ही सम्मान से मुझे खाना खाने के लिए कहा। मैं खामोश बैठी रही और वह वापस चला गया। मैं उस कमरे में कब सो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वह कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, वही मेरे साथ भी हुआ और मैं भी वहीं बैठे बैठे सो गई थी। सुबह जब आँख खुली उस समय चौंक कर उठ गई थी। मैं कमरे से निकलकर बाहर गई तो बाहर बहुत सारे लोग एक पेड़ के नीचे छांव में बैठे हुए थे। मैंने उन लोगों के सामने एक बार फिर से हाथ जोड़े कि मुझे प्लीज़ मेरे घर जाने दिया जाए, तो उनमें से एक आगे बढ़ा और मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि तू तो हमारी बहन है, तू ऐसे ना रो, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हम तो कई सालों से तेरे ही जवान होने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि तू हमारे पास किसी की अमानत है, इसलिए हमें तेरा बहुत ख्याल रखना है। तेरा पति भी इसलिए तुझे तलाक देकर गया है कि तू किसी और की अमानत है, वरना तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कौन छोड़ता। तेरा पति लालची था, अगर हम तुझे उससे नहीं खरीदते तो वह तुझे किसी और के हाथों बेच सकता था, इसलिए हमने तेरी जान उससे छुड़वा ली है। मैं खामोश खड़ी उन लोगों की बातों को सुन रही थी। तब उनमें से एक आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोला कि बस 2-3 दिन और सब्र कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। तीसरी रात को तमाम लोग मुझे दुल्हन की तरह सजाने लगे। सब लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने भी अपनी ज़िंदगी से अब समझौता कर लिया था और वह लोग जैसा कह रहे थे मैं वैसा ही करती जा रही थी। मैंने थक हार कर अब अपनी ज़िंदगी की डोर उन लोगों की हाथों में ही थमा दी। वैसे भी मुझे इतना तो विश्वास हो गया था कि यह लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इन 3 दिनों में इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, मेरे साथ बहुत ही इज्जत सम्मान के साथ पेश आए थे। अचानक किसी गाड़ी के टायर की आवाज़ से वह सब लोग भागने लगी और कहने लगी कि तेरा होने वाला पति आ गया है। मैं पत्थर बनी बैठी रही। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही स्मार्ट सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। मैं हैरानी से उसको देख रही थी। फिर जब उसने अपना नाम बताया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा मंगेतर राज था। मैं हैरत से उसे देख रही थी। वह धीरे धीरे कदम उठाता आगे बढ़ा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। मैं हैरत से मुँह फाड़े उसकी शक्ल देख रही थी। उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि उस समय वह बाहर देश में था। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी तो उसे आने में देर हो गई और इधर
तब तक तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारी शादी किसी टैक्सी वाले से कर दी, लेकिन राज को पहले से पता चल गया था कि वह टैक्सी वाला मुझे किसी के हाथों बेचने वाला है। तो राज ने ही उन लोगों को भेजकर मेरी मदद की थी और मुझे गलत हाथों में जाने से बचा लिया था। यह सब बातें सुनकर मैं उसकी दिल से शुक्रगुजार थी। उसकी मोहब्बत से मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। राज फिर बोला कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। उस समय तुम 10वीं क्लास में पढ़ रही थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पर मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि शादी तो मुझे इसी लड़की से करनी है। मैं रोज़ तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तुम्हारे स्कूल के बाहर आया करता था। उसके बाद जब तुमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था तब भी मैं तुम्हें देखने के लिए आता था। जब तक तुम्हारी एक झलक देख नहीं लेता था मुझे चैन नहीं होता था। फिर उसके बाद मैं काम के सिलसिले में दुबई चला गया, लेकिन मैंने अपनी माँ से कह रखा था कि शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। मेरी माँ को मेरे फैसले से कोई इनकार नहीं था, वह मेरी खुशी में खुश थी। और फिर तुम्हारी और मेरी मंगनी भी हो गई। मैं बहुत खुश था कि मुझे मेरी मोहब्बत कितनी आसानी से मिल गई। सोचा था शादी की पहली रात तुम्हें अपनी मोहब्बत के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे ऊपर कयामत गुजर गई। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर चले गए और तुम्हारे भैया भाभी ने उस टैक्सी ड्राइवर से तुम्हारी शादी कर दी। अगर मुझे समय रहते पता नहीं चलता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह कहते हुए राज ने मेरे हाथ थाम लिए थे। राज का स्पर्श मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे समाज के गंदे भेड़ियों से सुरक्षा मिल गई हो। अब मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। और जब राज ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, तो मैं रोते हुए उसके सीने से लग गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे राज से कहूँ कि तुम तो मेरे मसीहा हो, तुमने मेरी जान, इज्जत, सब कुछ बचाया है, मुझे ज़िंदगी में वो खुशी दी है जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। राज ने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। अब मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर संतुष्ट थी कि आगे आने वाली ज़िंदगी में मेरे लिए भगवान ने खुशियाँ ही खुशियाँ लिखी है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।